नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा अध्याय है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, हैलोजेंस आदि गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जिस तरह से विभिन्न प्रकार के उद्योगों का एक बड़ी तेज़ी से विकास हुआ और इन उद्योगों के अंदर ज़्यादातर उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाने लगा, जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हुआ। और इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं, जब भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट गैसें वायुमंडल में मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधन से यहाँ प्रमुख रूप से तात्पर्य हम कोयले से लेते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले से संचालित होने वाली मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो इस जीवाश्म ईंधन को दहन करने से विभिन्न प्रकार की गैसों में खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन्स और अन्य गैसें, जिन्हें हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, कि वायुमंडल में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे पृथ्वी के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुए तथा ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षरण, भूमंडलीय तापन में वृद्धि जैसी समस्याएं हमारे सामने आई। अब क्या हुआ, इन गैसों के वायुमंडल में मिल जाने के कारण पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुए, अर्थात पर्यावरण की जो मौलिक संरचना थी उसमें परिवर्तन आने लग गए इन अपद्रव्यताओं के पहुंचने से। तो वास्तव में ये एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण था, और इस पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण अर्थात ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, उसका क्षय होना, हम ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। भूमंडलीय तापन, हरित गृह प्रभाव के कारण संपूर्ण भूमि के जो तापमान बढ़ रहा है उसे हम भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं कहते हैं। ऐसी समस्याओं में वृद्धि होने लगी। जब से पर्यावरण प्रदूषण के इन खतरनाक दुष्परिणामों का मानव को ज्ञान हुआ, समस्त मानव जाति अनिष्ट का भय व्याप्त हो गया। जब से पर्यावरण के इन प्रदूषणों का हम लोगों को पता पड़ा और इसके दुष्परिणामों के बारे में हमने जाना, तब से हमें इस प्रकार का भय होने लगा कि कहीं पर्यावरण में किए गए इस प्रकार के प्रदूषण से मानव जाति पर या समस्त पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आ जाए, या कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घट जाए जिससे कि हम सभी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ एवं परिभाषा। इस टाइटल के अंदर हम ये समझेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों या विद्वानों द्वारा इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अर्थात वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव का अर्थ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है। अब बात आती है, भाई ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। अब भाई इसे पौधा घर प्रभाव क्यों कहते हैं, तो ये जो एक प्रभाव है ये एक संकल्पना से लिया गया है। ये शब्द संकल्पना ये है कि अत्यधिक न्यून तापमान वाले क्षेत्रों में, जैसे कि खासकर हम बात करते हैं साइबेरिया के क्षेत्र हैं या उत्तरी कनाडा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान वर्ष भर इतना न्यून रहता है कि वहाँ पर फसलें भी नहीं उगाई जाती। सब्जी की फसलें खासतौर से जैसे टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, इनको भी नहीं उगाया जाता। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ज़मीन के ऊपर एक उष्मारोधी दीवारों का घर बनाया जाता है और उस घर की छत को हरे रंग के कांच से ढक दिया जाता है। अब हरे रंग के कांच से ढकने के कारण उस घर को ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब हरे रंग के कांच से ढकने से ये फायदा होता है कि जब कभी भी धूप निकलती है तो सूर्य की जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरणों के रूप में पहुंचती है, और ये विकिरणें लघु तरंगों के रूप में होती हैं, अर्थात इनकी तरंग दैर्ध्य कम होता है और आवृत्ति अधिक होती है। जब आवृत्ति अधिक होती है तो तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। तो ये हरे रंग के कांच को भेद कर उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। पर जब घर की
जमीन से टकराती हैं और पुनः वातावरण में विमुक्त होकर परावर्तित होती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है। अब उनकी तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है और आवृत्ति कम हो जाती है। इस कारण से अब वो उस हरे रंग के कांच को भेद नहीं पाती और एक तरह से इन विकिरणों की समस्त ऊष्मा उस हरे रंग के घर के अंदर कैद हो जाती है, जिससे कि वहां का तापमान बाहर के वातावरण की तुलना में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। जब इस घर के इस प्रभाव को यदि समस्त पृथ्वी के ऊपर लागू किया जाता है तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार ग्रीन हाउस में हरे रंग के कांच का जो कार्य करता है, हरा रंग का कांच, उसी प्रकार पृथ्वी के संदर्भ में हरे रंग के कांच का कार्य मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड व उसके साथ में अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और अन्य गैसें ये काम करती है। इनमें सबसे प्रमुख होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि पृथ्वी के चारों ओर इस हरित गृह प्रभाव के हरे रंग के कांच के प्रकार कार्य करती है। ग्रीन हाउस ऊष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौध घर होता है जिसकी छत या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। सूर्य की लघु तरंगें इसमें प्रविष्ट होकर तापमान को बढ़ा देती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो धूप लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। लघु तरंगों से तात्पर्य उनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए इन्हें लघु तरंगे कहते हैं। जब तरंग दैर्ध्य कम होती है तो उनकी आवृत्ति अधिक होती है। जब कभी भी ये तरंगे धरातल से टकराती हैं किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच से बाहर नहीं जा पाता। अब क्या होता है, जब ये तरंगे जैसे ही धरातल से टकराती हैं इनका तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है और ये लघु तरंगों से दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अब इनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ये हरे रंग के कांच को भेद नहीं पाती और बाहर नहीं जा पाती। इस तरह से इस पौध घर का तापमान बढ़ने लग जाता है। ऐसे ग्रीन हाउस या हरित गृहों का उपयोग कम तापमान वाले क्षेत्रों में सब्जियां उगाने के लिए अधिक किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में विस्तृत रूप से बताया था। पृथ्वी का वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। ग्रीन हाउस के समान से तात्पर्य है पृथ्वी का वायुमंडल ग्रीन हाउस के जो शीशा होता है उसके समान कार्य करता है और इस वायुमंडल के अंदर मुख्य रूप से जो गैसें होती हैं जो इस ग्रीन हाउस के कांच का निर्माण करती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उन गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन तथा इनकी अन्य सहायक गैसें होती हैं। इन गैसों को हरित गृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बना रहता है, जो कि वनस्पति एवं प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब बात यह आती है कि क्या ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए खतरनाक है? क्या ये पृथ्वी के लिए खतरनाक है? नहीं, ऐसा नहीं। पृथ्वी पर कई हजार वर्षों से पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इस 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु आसानी से पनपते हैं। पृथ्वी के इस तापमान को नियत बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तरदायी है, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के तापमान को समान बनाए रखती हैं और कई हजार वर्षों से ये चीज चल रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता, यहाँ हिमयुग आ जाता और हिमयुग के समय किस प्रकार कोई वनस्पति नहीं होती, जीव जंतुओं की संख्या अत्यंत घट जाती, पृथ्वी पर जीवन रहता या नहीं रहता, यह भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह कार्य करता है, ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। इस वजह से पृथ्वी का तापमान नियत बना रहता है। तो यदि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा एक नियत मात्रा तक रहती है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। पर पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और ये लगातार बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। यदि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा होता है तो उसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अब भूमंडलीय तापन हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर वृद्धि हो रही है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट का कदापि मतलब ये नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमेशा खतरनाक या हानिकारक है। नहीं, पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, पर मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण के कारण, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के पहुंचने के कारण अब इसकी मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है और भविष्य में हो सकता है। सूर्य की किरणों की तरंगदैर्ध्य सूक्ष्म होने तथा भेदन क्षमता अधिक होने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत को पार करके पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं तथा भूपृष्ठ को गर्म करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया था कि सूर्य की जो विकिरणें आती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, कम तरंगदैर्ध्य होने से उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है और वो आसानी से ग्रीन हाउस के शीशे को जिस प्रकार भेद करती हैं, वैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परत को भेद कर धरातल तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी की उष्ण सतह शोषित ऊर्जा को उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों के रूप में विकृत करती है। अब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर जितने सूर्योताप का अवशोषण किया जाता है उतना ही उत्सर्जन किया जाता है, जिससे कि हमारा ऊष्मा बजट संतुलन में बना रहता है। पर यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी ताप का जिन तरंगों के रूप में अवशोषण करती है वो तरंगे लघु तरंगे होती हैं, अर्थात उनकी तरंगदैर्ध्य लघु होती है, जबकि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की गई ऊष्मा जिन विकिरणों के रूप में होती है उन विकिरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। अब पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है पुनः वायुमंडल के जरिए अंतरिक्ष की ओर, जैसे ही ये पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल में पहुंचती हैं, क्योंकि उनकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, ये दीर्घ तरंगे होती हैं, ये वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित हरे कांच की परत को भेद नहीं पाती। जिस प्रकार की हरित ग्रह प्रभाव के अंदर हरा कांच होता है, वायुमंडल में वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की परत होती है। तो ये तरंगे अब कार्बन डाइऑक्साइड की परत को भेद नहीं पाती और पुनः उस कार्बन डाइऑक्साइड की परत से टकराकर वापस धरती पे पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर लगातार प्रगामी तापन के अंदर वृद्धि हो जाती है, अर्थात पृथ्वी द्वारा ऊष्मा भी अंतरिक्ष में न जाकर धीरे धीरे वापस पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। सूर्य से तो लगातार हमारे पास ऊष्मा आई रही है, तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ने वाली मात्रा धीरे धीरे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करने लगती है। इसी प्रकार के प्रभाव को हम हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं और हरित ग्रह प्रभाव आगे चलकर भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को जन्म देता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की समस्या। इन विकिरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनकी भेदन क्षमता कम हो जाती है, अतः ये विकिरणें कार्बन डाइऑक्साइड की परत को भेद कर पुनः वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापक्रम वृद्धि के इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव की यदि परिभाषा दी जाए तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापक्रम में वृद्धि का प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सदृश तापरोधी गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ताप की बात सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आरिहानिस ने 19वीं शताब्दी में की थी। अब जब हम ये बात करते हैं कि वास्तव में सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा था और वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस के शीशे की तरह कौन सी गैस कार्य करती है, इसके बारे में यदि सबसे पहले हमें किसी ने बताया तो वो स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आरिहानिस थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में इस प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की। लघु प्रश्नों के रूप में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया पृथ्वी के संदर्भ में। औद्योगिकरण तथा वन विनाश जैसे मानवीय कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही। अब क्या हो रहा है, लगातार जैसे जैसे मानव विकास करता जा रहा है, तकनीकी रूप से विकास करता जा रहा है, उसकी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों के अंदर यंत्रीकरण बढ़ रहा है। यंत्रीकरण के अंदर यंत्रों को चलाने के लिए हमें मुख्य रूप से आज भी हम
जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंदर मुख्य रूप से कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके ऊपर हम निर्भर करते हैं। जब कभी भी औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो इनसे विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट गैसें निकलती हैं। ये अपशिष्ट गैसें सीधे वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। इन अपशिष्ट गैसों में अधिकांश गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में पहुंचने लगती है तो धीरे धीरे इसकी परत मोटी होने लग जाती है और ये मोटी होने वाली परत पृथ्वी के अंदर प्रगामी तापन में वृद्धि करती है और ये वृद्धि आगे चलकर ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में हमारे सामने आती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हुई है। मानवीय कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तथा इससे तापमान में होने वाली वृद्धि को 1957 में अमेरिकी वैज्ञानिक रोजर रेवेल ने मानवकृत हरित ग्रह प्रभाव नाम दिया। अब बात आती है एक तो हरित ग्रह प्रभाव। अब हरित ग्रह प्रभाव तो पृथ्वी के चारों ओर शुरू से था, प्रारंभ से था, और हरित ग्रह प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का ताप नियत और समान बना रहा, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु अपनी वृद्धि कर पाए, आगे बढ़ पाए। पर अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस हरित ग्रह प्रभाव के अंदर वृद्धि हो रही है और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी तक तो ये हमारे लिए लाभकृत था, अब धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पर ये दुष्परिणाम क्यों सामने आ रहे हैं, इसके प्रभाव में वृद्धि क्यों हो रही है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए उत्तरदायी है मानव और उसकी गतिविधियां। इस तरह इस प्रकार के हरित ग्रह प्रभाव को, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, उसे 1957 में सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक रोजर रेवेल ने मानवकृत हरित ग्रह प्रभाव या मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यह एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों के अंदर देना है। इसमें आपको बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और किस संकल्पना पर यह आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा देते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव किस संकल्पना पर आधारित है उसको आपको यहां पर विस्तृत रूप से समझाना है, पर शब्द सीमा 200 शब्दों के अंदर रहे। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव को मानवकृत ग्रीन हाउस प्रभाव किसने और कब कहा? आपको यहां पर उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को मानवकृत ग्रीन हाउस प्रभाव कहा, और वो सन बताना है, वो वर्ष बताना है जब उन्होंने ये बात कही। यह एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 20 शब्दों के अंदर देना है। तीसरा प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड की परत के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? यह भी एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसके अंतर्गत आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के बारे में बताया था। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।